All right, guys, welcome back yet again to another session. So I'll quickly update my name first of all. ठीक है जी. प्रीवियस सेशन से किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया? दिस इज द टाइम. यू वांट टू आस्क समथिंग, यू कैन आस्क इट नाउ. वह वो जो होमवर्क दिया था आपने कि यार की मैन इन द मिडल अटैक करना है वो डॉग की इमेज एफटीपी सर्वर सेट करके। एफटीपी. हाँ हाँ हाँ। हाँ, कोई भी इमेज, लेट्स से कोई इमेज ले लो. तो भैया वो सब सेट वेट हो गया था। फिर काली पे जब वायर शार्क यूज कर रहा था तो उसमें पैकेट भी दिखा रहा था वो इमेज के नाम का। बट उसे मतलब फिर डाउनलोड कैसे करूँ काली में? तो मतलब मैं व्यू कर पाऊँ। ये तो आपके एक्सरसाइज का पार्ट है. सही जा रहे हो, इतना कह सकता हूँ. सही जा रहे हो. ठीक है. So the problem statement that you are facing is, I'll try to formulate the question so that you can do effective Google search or chat GPT, let's say, कि how to download a file from a Wireshark packet capture. अगर इस तरीके का क्वेरी आप करते हो गूगल को, तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे. ठीक है जी. I'll quickly open up my paint. जरा मैं स्टाइलस चेक करना चाहूंगा एक बारी अपना. हाँ, ठीक है, नाइस. हाँ जी. सो प्रीवियस सेशन से आपने बताया कि भाई आपने एफटीपी सर्वर वगैरह सेटअप कर लिया, फाइल एक्सचेंज को पैक मतलब एमआईटीएम कर दिया, फाइल एक्सचेंज को आपने पैकेट कैप्चर में पकड़ लिया. मे बी यू आर एबल टू सी दैट. सो अब उसको कैसे एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, दैट इज द चैलेंज. ओके. एंड उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी है. इफ यू जस्ट डू अ क्विक गूगल सर्च, यू विल बी एबल टू कम अक्रॉस द आंसर. पहले या दूसरे गूगल सर्च में आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है. एक और हिंट दे देता हूँ. देयर वुड बी एन ऑप्शन टू डाउनलोड फ्रॉम एफटीपी स्ट्रीम. ओके. डाउनलोड फाइल फ्रॉम एफटीपी स्ट्रीम. एंड एक और हिंट दे देता हूँ कि जो मैंने आपको किताब बताई है, हैंड्स ऑन पेनिट्रेशन टेस्टिंग बाय जॉर्जिया वीडमैन. ओके. वहाँ पे आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा. ये जो एम है एफटीपी से फाइल एक्सचेंज को पकड़ना, दिस इज समथिंग विच इज ऑल्सो कवर्ड एज एन एक्सरसाइज इन दैट बुक. ठीक है. ऑल राइट. सो प्रीवियस सेशन में हम बात कर रहे थे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में. ठीक है. हमने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में बात करी. हमने वेब एप्लीकेशन के फंडामेंटल्स को एज अ होमवर्क दिया आपको. थोड़ा बहुत हमने डिस्कस करा जैसे कि एचटीटीपी रिस्पांस कोड क्या होता है, ओएस टॉप 10 क्या होता है, एचटीटीपी हेडर कैसा दिखता है, गेट बेस्ड पैरामीटर क्या होते हैं, पोस्ट बेस्ड पैरामीटर क्या होते हैं. ठीक है. एक्सएसएस के अंदर हमने स्पेसिफिकली डोम बेस्ड एक्सएसएस नहीं किया है फॉर द टाइम बिंग. वो हमने आपकी एक्सरसाइज के लिए छोड़ रखा है कि आप जब एक बेसिक, वेरी बेसिक वेब एप्लीकेशन सेटअप कर लेते हो with HTML, that application should have HTML, JavaScript, PHP, MySQL. Okay. And some implementation of DOM, some utilization of DOM. उसके बाद हम जो है DOM एक्सेस जैसे टॉपिक को टच कर पाएंगे. ठीक है. ऑल राइट. इसके अलावा हमने देखा बॉब सूट. ठीक है. वी वर टॉकिंग अबाउट अ टूल नेम्ड एज बॉब सूट. एंड बेसिकली हमने समझा कि इट्स अ प्रॉक्सी टूल. इट्स सॉर्ट ऑफ एन MITM टूल. ठीक है. इट्स सॉर्ट ऑफ एन MITM टूल. That is man in the middle attack. ठीक है. इट इज समथिंग दैट परफॉर्म्स MITM. एक एग्जिस्टिंग कन्वर्सेशन के बीच में आ जाता है, जो कि क्या होती है, आपके ब्राउजर से निकला हुआ डेटा जो भी टारगेट सर्वर के पास जा रहा है उसके बीच में आके बैठ जाएगा. सो दैट जो भी आपकी रिक्वेस्ट ब्राउजर से निकले वो आप बर्ब सूट में इंस्पेक्ट कर पाओ, देख पाओ, पकड़ पाओ, मॉडिफाई कर पाओ, ऑल्टर कर पाओ और आगे फॉरवर्ड कर पाओ. ठीक है. इसका मेजर एजेंडा क्या है, इसका मेजर बेनिफिट क्या है? सबसे मेजर बेनिफिट है, सबसे पहला और सबसे मेजर बेनिफिट मैं आपको इसका बताना चाहूंगा, दैट इज कि आप जितने भी क्लाइंट साइड कंट्रोल्स हैं उनको बाईपास कर सकते हो. ठीक है. बर्ब सूट से. तो जैसे मैंने बोला क्लाइंट साइड कंट्रोल्स,
we need to understand what do you mean by client side control or what do you mean by server side controls. Okay, तो बजाय इसके कि हम पहले आगे कोई और एडिशनल वल्नरेबिलिटी समझें, उससे पहले ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये है कि आपके पास एक ब्राउज़र पे चल रहा है एप्लीकेशन का क्लाइंट साइड कोड, ये एक सर्वर है। ठीक है, क्लाइंट साइड कोड क्या चल रहा है, आपका क्लाइंट साइड कोड है। क्लाइंट साइड कोड के अंदर क्या है, आपका HTML है और जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, ये क्लाइंट के ब्राउज़र पे आता है सर्वर से और रेंडर होता है, मतलब एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, एंड देन वी हैव गॉट सर्वर। सर्वर पे लेट से एज्यूमिंग PHP की जैसे लैंग्वेज चल रही हो, PHP हो सकता है, JSP हो सकता है, जावा बेस्ड कुछ बैकएंड हो सकता है। ठीक है, ASP, ASPX, JSPX, PHP, Python can also be your backend server, so on and so forth। मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को एक एक करके सबका कोट नहीं करना चाहूंगा, बट यू गेट द आइडिया। ठीक है, ऑल राइट। सो ये जो PHP का कोड है, ये कभी भी सर्वर को नहीं छोड़ता है, ये सर्वर पे ही चलता है। ठीक है, और जो HTML और जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये ब्राउजर पे चलता है। ठीक है, now let's say we have an input parameter, input field, which was first name. Okay, so there's this field which is fname. There is a field named as fname, first name। ठीक है, ये एक यूजर इनपुट या यूजर सप्लाइड डेटा है जो कि आपका क्लाइंट साइड पे आपको ब्राउजर पे ये चीज दिखती है। आप फर्स्ट नेम डालते हो, फिर ये डेटा जो है ये एप्लीकेशन ले जाती है, सर्वर के पास ले जाती है। सर्वर कुछ करता है, इसका जो भी बैकएंड का लॉजिक है वो करेगा और फिर आपको रिप्लाई कर देगा। जो भी लॉजिक है उसके अनुसार आपको रिप्लाई कर देगा। ये बेसिक फ्लो समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला थंब रूल आता है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंदर कि नेवर ट्रस्ट यूजर सप्लाइड डेटा। ये मैंने पहले भी बताया था, अब मैं एकदम बुलेट बना करके आपको बता रहा हूँ कि नेवर ट्रस्ट यूजर सप्लाइड डेटा। क्या समझ में आता है इससे, व्हाट डू यू मीन बाय यूजर सप्लाइड डेटा? तो यूजर को सप्लाई करा जा यूजर को सप्लाई करा जा रहा है डेटा। उसको यूजर को ट्रस्ट नहीं, सप्लाई करा जा रहा है जो डेटा। जो मतलब क्लाइंट जो है सर्वर पे भेज रहा है रिक्वेस्ट उसको। हम्म, जो यूजर सप्लाई कर रहा है डेटा, ठीक है ना, द डेटा विच इज बीइंग फेच्ड बाय द यूजर। अब देखो, एक तरीके से यूजर ही भेज रहा है रिक्वेस्ट, बट एक तरीके से रिक्वेस्ट के अंदर स्पेसिफिकली जो इनपुट फील्ड है फर्स्ट नेम, इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द यूजर। यूजर कंट्रोल कर रहा है कि वो उसके अंदर क्या डेटा डालेगा। तो जो भी फर्स्ट नेम में डाल रहा है डेटा, दैट इज यूजर सप्लाइड डेटा। मेकिंग सेंस? तो जब हमने कहा कि नेवर ट्रस्ट यूजर सप्लाइड डेटा, इसका मतलब ये है, थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हुए, कि भाई यूजर पे कभी भरोसा नहीं करना। यूजर कभी भी इनपुट पैरामीटर में कुछ भी डाल सकता है। मान लो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एक फोन नंबर, बट क्या जरूरी है कि यूजर एक न्यूमेरिक इंटीजर ही डालेगा उसके अंदर, नंबर ही डालेगा? कोई जरूरी नहीं है, यूजर कुछ भी कर सकता है। तो आप कई बार ऐसे आप चेक्स देखोगे कि भाई लेट से कहीं पे नंबर डालना था आपको, तो वो कहता है नंबर नहीं है, ये नंबर ही डालो। ठीक है ना, या फिर आपको कहीं पे ईमेल एड्रेस डालना था, तो वो कहता है कि ईमेल एड्रेस नहीं डाला आपने, फॉर्मेट नहीं है ईमेल एड्रेस का सही। ठीक है ना, आपको ईमेल एड्रेस ही डालना पड़ेगा, मतलब समथिंग एट द रेट something.com, समथिंग लाइक दैट। और फोन नंबर में कुछ 10 डिजिट का न्यूमेरिक वैल्यू चेक कर रहा होगा वो। ठीक है, तो ये चीज कैसे चेक हो रही है? इसका मतलब कहीं पे कोई चेक लगाया गया है कि यूजर क्या डाल रहा है, उसको एप्लीकेशन चेक कर रही है, इवेल्युएट कर रही है कि यूजर क्या डाल रहा है। अभी जो इवेल्युएशन है, अगर ये बेसिक इवेल्युएशन आपने लगा रखा है कि नंबर है कि ईमेल है, ये सिक्योरिटी का पार्ट नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट सिक्योरिटी। व्हेन वी टॉक अबाउट सिक्योरिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट कि कहीं यूजर कुछ मेलिशियस डेटा ना डाल दे। जब यूजर ईमेल एड्रेस की बजाय नंबर डाल सकता है, तो यूजर कुछ मेलिशियस भी डाल सकता है। अब वो मेलिशियस कुछ भी हो सकता है, चाहे वो जावास्क्रिप्ट डाले,
चाहे वो एसक्यूएल की क्वेरी डाले, ठीक है। तो एज अ डेवलपर यू हैव टू मेक श्योर कि when you are not trusting user supplied data, how are you going to make sure that you are not trusting? By sanitizing it. So there's a process of sanitization. There is something known as sanitization. There is something known as sanitization. नाम से क्या समझ में आ रहा है? क्लीन नाम से कर क्या समझ में आ रहा है? डेटा को साफ करने। सैनिटाइज करेगा, हाँ। डेटा को साफ करेगा। जैसे डिटॉल जम्स मारता है, ठीक है। इसको बोलो फोटो बॉम्ब ना करे, ये कुणाल को फोटो बॉम्ब कर रहा है, पीछे से आधा आधा चल रहा है, तो पूरा ही दिखा ले भाई। एक यूजर अकाउंट से ज्वाइन करो, तुम भी पढ़ो साथ में। खैर, सो never trust user supplied data. You have to put some sort of sanitization in place. What does that mean? That means कि जो भी यूजर सप्लाइड डेटा आए उसको डिटॉल से साफ करो, ठीक है। यूजर ने जो भी डेटा डाला, यूजर ने जो भी डेटा डाला, इसको सैनिटाइजेशन के थ्रू होके गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो मैंने सरल भाषा में बता दिया कि भाई डिटॉल से पास करवा दो, डिटॉल से धो। ये तो लेमैन टर्म्स है, इसको टेक्निकली कैसे करोगे? मतलब देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ सैनिटाइजेशन फंक्शन, कोई फंक्शन बना रखा है सैनिटाइजेशन का, एंड इसको मैं पास करूंगा यूजर का डेटा, और ये फंक्शन को डेटा रिटर्न करेगा क्लीन करने के बाद, ठीक है, कि ये क्लीन कर दिया मैंने डेटा को, ठीक है। क्लीनिंग बोले तो कैसे टेक्निकली क्लीनिंग क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम आना था, ठीक है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि किसी भी यूजर के फर्स्ट नेम के अंदर एंग्लो ब्रैकेट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और एंग्लो ब्रैकेट स्क्रिप्ट टैग तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर एंग्लो ब्रैकेट क्लोज स्क्रिप्ट टैग, ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैं एक फंक्शन बना सकता हूं जिसमें मैं लॉजिक लिखूंगा कि जो भी यूजर का डेटा आ रहा है, जो भी चीज स्ट्रिंग आ रही है एक फर्स्ट नेम की, लेट से ऋषभ आ रहा था, तो वो स्ट्रिंग को पढ़ेगा, समझेगा कि क्या इसके अंदर इसको ऐसे कैरेक्टर मिल रहे हैं, अगर मिल रहे हैं तो निकाल दो, ठीक है ना। आप इसको स्ट्रिप कर सकते हो, दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रिपिंग द डेटा, क्लीनिंग द डेटा, दैट इज यू विल जस्ट रिमूव दिस थिंग, और यू कैन चेंज द कैरेक्टर सेट, मे बी एनकोडिंग वगैरह चेंज कर सकते हो आप इसकी, कि भाई आने दो कोई बात नहीं, लेकिन इसको हार्मलेस बना देंगे, ठीक है। मतलब आपके अगर खाने में कोई कीड़ा है तो आप या तो उसको निकाल दो या फिर उसको मार दो और खा लो, ठीक है। कि भाई निकाल दो तो है स्ट्रिपिंग, कि आपने स्ट्रिप ही कर दिया उसको, आई विल नॉट कीप दिस थिंग इन माय यूजर सप्लाइड डेटा, आई जस्ट रिमूव इट ऑल टुगेदर। या फिर आपने इसकी जो पावर है वो डेड कर दी, कि नाउ इट इज ऑफ नो यूज टू मी, अब ये कुछ नहीं कर, अब नाउ दिस इज ऑफ नो हार्म टू मी, इट कैन नॉट कॉज एनी हार्म टू मी, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रिपिंग, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सैनिटाइजेशन, जिसमें आप कुछ भी मेलिशियस डेटा को स्ट्रिप कर देते हो या क्लीन कर देते हो, ठीक है। तो ये जो लॉजिक है डेवलपर लिखेगा कि उसको कैसे क्लीन करना है डेटा को, उसको क्या क्या चीजें ढूंढनी है, मे बी वो स्क्रिप्ट टैग्स ढूंढे, क्या पता वो एंगुलर ब्रैकेट पे लॉजिक लगाए, ठीक है ना। क्या पता वो अलर्ट फंक्शन पे लॉजिक लगाए, कि अलर्ट भी आ रहा था ना जैसे जनरली, कि भाई जावा स्क्रिप्ट बचाने के लिए वो कर सकता है कि यार अलर्ट कीवर्ड नहीं आना चाहिए, किसी के फर्स्ट नेम में अलर्ट कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल भी पैरेंथेसिस तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ठीक है। मेकिंग सेंस, नॉट मेकिंग सेंस? अब सवाल उठता है कि ये सैनिटाइजेशन होगा, ठीक है। अब हमने ये मान लिया सैनिटाइजेशन नाम की कोई चीज होगी, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सैनिटाइजेशन कहाँ पे करूं मैं? सैनिटाइजेशन मैं सर्वर साइड पे करूं सैनिटाइजेशन, यहाँ पे सैनिटाइजेशन होना चाहिए, या फिर सैनिटाइजेशन यहाँ पे होना चाहिए? दैट इज माई क्वेश्चन टू यू। ये जो फंक्शन है, एक फंक्शन बनाना है सैनिटाइजेशन का, ये मैं लेट से यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में एक सैनिटाइजेशन फंक्शन बना लूं, या फिर मैं पीएचपी में सैनिटाइजेशन फंक्शन बनाऊं? क्या सजेस्ट करते हो? यूजर इनपुट साइड, साइड। हम्म,
यूजर इनपुट की साइड, मतलब जावास्क्रिप्ट में एक सैनिटाइजेशन फंक्शन बनाओ, यूजर इनपुट को पहले सैनिटाइजेशन फंक्शन को पास करो, वो सैनिटाइज करेगा फिर आगे भेजेगा। ठीक है अभिनव। सर ऐसा कोई आइडिया नहीं है इसमें, बेटर होगा क्या तो कौन होगा नहीं पता। सो थंब रूल है कि सैनिटाइजेशन आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि सर्वर साइड पे जरूर होना चाहिए, सर्वर साइड पे जरूर होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट साइड का सैनिटाइजेशन कैन बी बाईपास वेरी इजीली, 100% ऑफ द टाइम इट कैन बी बाईपास्ड, ये इतना इफेक्टिव नहीं है। लेट से फॉर एग्जाम्पल मैं जावास्क्रिप्ट में सैनिटाइजेशन कर देता हूँ, ठीक है, मैंने यूजर इनपुट में डाला एंगुलर ब्रैकेट स्क्रिप्ट टैग एंड लेट से अलर्ट फंक्शन और स्क्रिप्ट टैग क्लोज, मैंने एफ नेम पे डाला, एंटर दबाया, जावास्क्रिप्ट ने यहीं पे ही इसको क्लीन कर दिया, इसने लेट से हटा दिया, इसको स्क्रिप्ट टैग हटा दी, अलर्ट को जाने दिया कि चल तू अलर्ट चले जा, स्क्रिप्ट टैग हटा दिए। तो ये रिक्वेस्ट निकली आपके ब्राउजर से निकली, मतलब कि जावास्क्रिप्ट से होके निकली है पहले, बर्प में पकड़ ली, बर्प में आपको दिख रहा है फर्स्ट टाइम जाता हुआ अलर्ट पैरेंथेसिस, और बर्ब सूट के अंदर आपने ये स्क्रिप्ट टैग वापस से जोड़ दिया, आपने उस रिक्वेस्ट के अंदर वापस से डाल दिया और सर्वर को जाने दिया, तो आपने क्लाइंट साइड चेक को बाईपास कर दिया। क्लाइंट साइड ने सैनिटाइजेशन किया था, आपने बर्प में पकड़ा, उसको वापस से इंजेक्ट कर दिया, जो भी चीज उसने हटाई थी क्लाइंट साइड पे आपने डाल दी, और सर्वर इस भरोसे में बैठा है कि यार मैंने तो क्लाइंट साइड पे चेक लगाया है, क्लीन ही आ रहा होगा डेटा, डेटा तो मेरे पास साफ ही आ रहा होगा, और उसने अगर हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया तो दिक्कत है। ठीक है, अगर यही चेक मेरा सैनिटाइजेशन का यहां पे लगा होता तो कैसा दिखता चेक, कि फर्स्ट नेम में मैंने डाला स्क्रिप्ट टैग अलर्ट स्क्रिप्ट टैग, हो गया बर्ब सूट के पास, बर्ब सूट में जा रहा है ये स्क्रिप्ट टैग अलर्ट फंक्शन, स्क्रिप्ट टैग जा रहा है, गया सर्वर के पास, सर्वर ने इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन करने से पहले सैनिटाइजेशन फंक्शन को कॉल लगाई कि ये डेटा आया है यूजर से, इसको क्लीन करके दो। अब जब यहां पे सैनिटाइजेशन फंक्शन की क्लीनिंग होएगी, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, इसको मैं बाईपास नहीं कर पाऊंगा, बर्ब सूट से मैं इसको बाईपास नहीं कर पाऊंगा। आई होप दिस मेक सेंस। तो यहां से सबसे पहली बात तो थंब रूल ये निकलता है कि अगर कभी भी आपको सैनिटाइजेशन करना है तो इट शुड ऑलवेज बी ऑन दी सर्वर साइड। तो यहां से फिर एक सवाल उठता है, तो फिर क्या मेरे को क्लाइंट साइड पे सैनिटाइजेशन करने की जरूरत नहीं है? इसका क्या आंसर होगा? नहीं सर, सिक्योरिटी पर्पज से देखा जाए तो दोनों साइड करना चाहिए, क्यों? क्योंकि सर यहाँ से सैनिटाइज होके जाएगा, मान लीजिए डेटा अगर इधर से बाईपास भी हो गया तो सर्वर साइड से तो हमने कर ही रखा है, तो वहां वो पकड़ लेगा। अगर और क्लाइंट अगर साइड हम से बाईपास कर ही सकता हूँ तो क्लाइंट साइड पे सैनिटाइजेशन लगाने की जरूरत ही क्या है? सर हर कोई नहीं कर सकता ना, मतलब जैसे मान लीजिए फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, अब वहां पर कोई भी इनपुट फील्ड डालता हूँ मैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसलिए क्लाइंट साइड पे भी तो लगाना जरूरी रहता है। अभिनव तुम्हारे को कुछ अपने ओपिनियन शेयर करने हैं इस पे? तो मुझे तो लग रहा है सर्वर साइड अगर इफेक्टिव है तो क्लाइंट साइड में बेफालतू में फिर मत्था क्यों खराब करो, तो मेरे रिसोर्सेज लगाओगे। फालतू में सर्वर साइड में कर दो, हो रहा है वो काम। तो ऐसा होता है कि भाई इसका आंसर है कि भाई दोनों तरफ लगाना है सैनिटाइजेशन, क्लाइंट पे भी लगेगा सर्वर पे भी लगेगा, गुड प्रैक्टिस और बेस्ट प्रैक्टिस के लिए। अब क्लाइंट पे क्यों लगाना है जब वो बाईपास हो ही जाएगा? भाई क्लाइंट पे इसलिए लगाना है, ये लेवल 1 की पुलिस है, ठीक है, सीनियर ऑफिसर सर्वर पे बैठे हैं पुलिस वाले, लेवल 1 की पुलिस यहाँ पे है। जो लोग और हर कोई बर्फ सूट थोड़ी यूज कर लेता है, कुछ नए नए खिलाड़ी होंगे, नए नए लोग बाग कुछ ट्यूटोरियल देख के कहीं से आए होंगे, कुछ कर रहे होंगे, 3-5, क्या पता वो बॉब सूट ना यूज कर पा रहे हो, क्या पता वो क्लाइंट साइड का ही कंट्रोल बाईपास ना कर पा रहे हो, तो ऐसे अटैकर्स को आप इस लेवल पे ही साइड लाइन कर दोगे, अपने वेबसाइट को ऐसे अटैकर से, ऐसे नूब अटैकर से यहीं पे आपने प्रोटेक्ट कर लिया। इसको बोलते हैं डिफेंस इन डेप्थ या फिर लेयर्ड डिफेंस, आपको डिफेंस लाइन बनानी है अपनी लेयर्स में,
यू नीड टू हैव मल्टीपल लेयर्स ऑफ डिफेंस लाइंस। ये भी होगा, अभी तो वैफ भी होगी एक। ये केवल दो इतने जैसे चेक्स नहीं होंगे। देयर वुड बी अ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल एज वेल सिटिंग बिफोर द सर्वर। डेटा इससे भी जाना पड़ेगा। क्लाइंट, अब कई लोग बाग कहते हैं मैंने वैफ लगा दी, इसका तो काम ही है वेब के अटैक बचाना। वैफ आउट ऑफ द बॉक्स आपको ये सारी वेब एप्लीकेशन की बग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि कुछ भी इंजेक्शन का पेलोड आएगा पकड़ लेगी। प्री डिफाइंड रूल्स होंगे वैफ के अंदर। इट्स अ फायरवॉल जो कि वेब एप्लीकेशन के लिए स्पेशलाइज बनाई गई है, दैट इज लेयर 7 पे काम करती है। वैफ में और ट्रेडिशनल फायरवॉल में यही फर्क है, किस लेयर पे काम करती है उसका फर्क है। ठीक है, वैफ जो है लेयर 7 पे काम करती है। इट्स अ फायरवॉल, और फायरवॉल के अंदर प्री डिफाइंड रूल्स हैं कि आप जो है, अगर आपका पेलोड ऐसा दिखता हुआ एसक्यूएल इंजेक्शन जैसा, तो मैं ब्लॉक कर दूंगा आपकी रिक्वेस्ट को, या एक्सएसएस जैसा दिखता हुआ तो ब्लॉक कर दूंगा, एलएफआई जैसा दिखता हुआ तो ब्लॉक कर दूंगा। कई बार डेवलपर्स कहते हैं हमें फिक्स करने की जरूरत नहीं है, हमारे कोड को हमने वैफ लगा रखी है, वैफ देख लेगी। गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। कल को पेन टेस्टर बनो और कोई ये कहे तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना ऐसे आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। हम लेयर डिफेंस इसलिए बनाते हैं कि भाई अलग अलग लेयर पे, क्योंकि कुछ ऐसे अटैकर होंगे जो लेयर 1 को बाईपास कर देंगे, लेयर 2 पे अटक जाएंगे। कुछ ऐसे अटैकर्स होंगे जो लेयर 1 को बाईपास कर देंगे, देन लेयर 2 को भी बाईपास कर देंगे, देन लेयर 3 पे अटक जाएंगे। देन कुछ ऐसे अटैकर्स होंगे जो लेयर 1 2 3 तीनों को बाईपास कर देंगे, लेयर 4 पे अटक जाएंगे मे बी। एंड देन देयर वुड बी हाईली मोटिवेटेड हाईली टेक्निकली स्किल्ड अटैकर्स जो शायद से सब कुछ ही बाईपास कर जाए। ऐसा कुछ क्या पता कुछ जीरो डे ले आए, ठीक है ना। जो डेवलपर तैयार ही ना हो, सोचा ही ना हो, देखा ही ना हो, पता ही ना हो, आया, वो ऐसे भी अटैकर्स होते हैं, ठीक है ना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि भाई मैं तो अपनी लेयर्स लगाऊं, मैं तो अपनी डिफेंस लाइन को स्ट्रांग रखूं, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये लॉजिक समझ में आ गया आपको, क्या है क्या नहीं है, क्यों सैनिटाइजेशन। तो यही है क्लाइंट साइड कंट्रोल्स एंड सर्वर साइड कंट्रोल्स। जब आप क्लाइंट साइड पे कोई कंट्रोल लगाते हो या सैनिटाइजेशन करते हो, तो दीज आर क्लाइंट साइड कंट्रोल्स। जो भी आपने चेक्स और बैलेंसेस क्लाइंट साइड पे लगाए हैं, दैट इज एचटीएमएल जेएस के अंदर जो भी क्लाइंट साइड का टेक है, दोज आर योर क्लाइंट साइड कंट्रोल्स। ठीक है, these are what is all the controls which are placed at the client side, and what is server side, जो भी कंट्रोल्स आप सर्वर साइड पे लगाते हो, सर्वर साइड कंट्रोल्स। ठीक है, ऑल राइट। तो ये चीजें समझ में आ गई है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, आप में से किसी ने ट्राई करा एक्सएसएस का कोई चैलेंज वगैरह आगे? प्रॉम्प्ट डॉट एम एल भी मैंने वैसे बताया था आपको, प्रॉम्प्ट डॉट एम एल मैंने बताया था, 16 चैलेंजेस है वहाँ पे, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में 0 1 2 9 ABCD करके दिखाई भी थी वेबसाइट खोल के। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। So now what we are going to take a look is another type of bug that is known as file inclusion। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं फाइल इंक्लूजन के बारे में। नाम से समझ में आ रहा होगा, इट मींस फाइल प्लस इंक्लूजन। इंक्लूजन से समझ में आ रहा होगा कि कुछ इंक्लूड करने से रिलेटेड है, समथिंग इंक्लूड सम फाइल, किसी फाइल को इंक्लूड करने की बात हो रही है, ऐसा कुछ नाम से समझ में आ रहा है मेरे को। क्या आपको भी ऐसा ही कुछ लग रहा है? हम्म? हाँ जी सर, संधि विच्छेद तो यही है। संधि विच्छेद तो यही है, सबसे पहले तो वल्नरेबिलिटी का संधि विच्छेद करो। पता नहीं इंग्लिश में कैसे पढ़ाऊंगा मैं सब चीजें, है अलग ही फन है हिंदी में पढ़ने का, नहीं। दो तरीके के फाइल इंक्लूजन इश्यूज होते हैं, वन इज LFI एंड वन इज RFI। ठीक है, सुना है आज से पहले? नहीं सुना? दिस इज योर लोकल फाइल इंक्लूजन एंड दिस इज योर रिमोट फाइल इंक्लूजन।
अब मैंने आपको बताया कि फाइल इंक्लूजन नाम की कोई वल्नरेबिलिटी होती है जिसके दो टाइप होते हैं, LFI और RFI। दोनों में फर्क होता है लोकल और रिमोट का। और फाइल इंक्लूजन का मतलब होता है कोई किसी फाइल को इंक्लूड करने से रिलेटेड कुछ बात होने वाली है। तो लोकल फाइल इंक्लूड में होगा कि कोई लोकल फाइल इंक्लूड होने वाली है, और रिमोट फाइल इंक्लूजन में होगा कुछ रिमोट फाइल इंक्लूड होने वाली है। ठीक है। अब यहाँ से बहुत सारे सवाल उठते हैं। सबसे पहली बात तो है कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइल इंक्लूजन। ठीक है संदीप जी, फाइल इंक्लूड का मतलब है क्या एग्जैक्टली मेरे को बताओ टेक्निकल टर्म्स में। एंड देन व्हाट डू यू मीन बाय अ लोकल फाइल एंड व्हाट डू यू मीन बाय अ रिमोट फाइल। ठीक है। सो लेट्स से सबसे पहले हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक सर्वर है। ओके, वी हैव अ सर्वर। अब आई एम नॉट श्योर आपने कभी कोई सर्वर बनाया है कि नहीं बनाया है, बट एक सर्वर के ऊपर बहुत सारी फाइल्स होती हैं। ठीक है। जैसे कि लिनक्स के सर्वर के अंदर आपने देखा कि स्लैश रूट नाम से डायरेक्टरी है, स्लैश वैर स्लैश डब 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 स्लैश HTML। ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी है जिसमें आपका वेब सर्वर चलता है। अपाचे सर्वर अगर आपने कोई चलाया तो वो इस डायरेक्टरी के अंदर चलता है। इसके अलावा भी आपके पास स्लैश होम, ठीक है, स्लैश यूजर स्लैश शेयर स्लैश रूट, बहुत सारी फाइल्स हैं सर्वर में। ठीक है। बट जब आप वेबसाइट चलाते हो, जब आप वेबसाइट होस्ट करते हो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, वेब एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप केवल वही फाइल्स होस्ट करते हो जो इस डायरेक्टरी के अंदर है, लेट्स से। ठीक है ना। या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है, जिस भी डायरेक्टरी के अंदर वो चाहता है फाइल्स को होस्ट करना, वो वाली फाइल्स होस्ट कर देता है। बाय डिफॉल्ट ये अपाचे के लिए फॉर एग्जांपल ये डायरेक्टरी सेट होती है var www.html। ठीक है। अब जब आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो, तो वेबसाइट विजिट करते हुए आपने देखा होगा कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है। वेबसाइट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि आपकी कोई वेबसाइट है, लेट से abc.com स्लैश समथिंग समथिंग स्लैश समथिंग समथिंग स्लैश समथिंग डॉट लेट से PHP। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखा होगा। हाँ सर। ये जो स्लैश स्लैश है, पता है क्या है ये जो बीच पाथ में जगह है, ये क्या है। पाथ दे रखे हैं सर डायरेक्टरी से। ये डायरेक्टरीज है, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। दीज आर डायरेक्टरी कि ये हमारी रूट डायरेक्टरी है वेब सर्वर की, विच इज बेसिकली लेट से var डब 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 HTML। एंड उसके आगे ये फाइल डायरेक्टरी, उसके आगे ये डायरेक्टरी, एंड उसके अंदर आपको ये वाली फाइल पड़ी होगी, वो चला रहे हो अभी आप, वो चल रही है अभी, वो एग्जीक्यूट हो रही है। इतनी बात समझ में आ रही है या कोई डाउट है इतने में। बताओ बताओ। आ रहा है समझ में सर। ठीक है जी। अब आप सर्वर चला रहे हो कोई, तो आप चाहते हो कि कोई भी एंड यूजर आए तो वो, अभी सर्वर पे बहुत सारी फाइल्स पड़ी हैं। सर्वर पे फाइल्स किसी भी तरीके की हो सकती हैं। क्या पता आपकी कोई सेंसिटिव फाइल्स हो, कोई सेंसिटिव कंपनी की डॉक्यूमेंट्स हो, PDFs हो, या कोई फोटोज हो, वीडियोज हो, MP3s हो, वट एवर इट कैन बी एनीथिंग। ओके, इट कैन बी एनीथिंग। सेंसिटिव कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो, डेटाबेस की फाइल्स हो, जो कि यहाँ पे नहीं पड़ी, कहीं और पड़ी है। इतनी सारी डायरेक्टरी से कहीं और पड़ी है, यहाँ नहीं पड़ी, इसके अंदर नहीं पड़ी। लेट से एक फाइल होती है स्लैश etc स्लैश passwd। सुना है इस फाइल के बारे में आज से पहले कभी। सर देखी तो है, बाकी पासवर्ड समझ में आ रहा है, पासवर्ड। क्या पता पासवर्ड हो इसके अंदर। हाँ जी। हर एक लिनक्स सिस्टम के अंदर पाई जाती है, स्टैंडर्ड फाइल है। ठीक है। आई विल क्विकली शो इट टू यू। इफ आई जस्ट डू ls-la slash etc slash passwd, I can see there's a file read permissions to others, that is it is world readable file, anyone can read it। परमिशंस बताई थी मैंने आपको। इफ आई कैट इट, माय बैड, if I cat this file,
this is the output. This is how it looks like. Okay. I'll tell you one thing, इसके अंदर पासवर्ड नहीं होता है, that's for sure. There was a time जब इसके अंदर पासवर्ड स्टोर किए जाते थे, अब नहीं होते हैं. तो ये मत सोचना कि नाम से ऐसा लग रहा है पास WD है तो पासवर्ड होगा, पासवर्ड नहीं है. बट यूजर की अकाउंट इन्फॉर्मेशन होती है. पास WD फाइल का एक स्ट्रक्चर होता है एंड यूजर की अकाउंट इन्फॉर्मेशन इसमें होती है. ठीक है, ठीक है जी. अभी हर एक सिस्टम पे होती है. जैसे मेरे पास काली की है, जैसे काली के अंदर काली यूजर है तो आई कैन सी काली यूजर हेयर. मेरे अलावा और भी बहुत सारे यूजर्स हैं यहाँ पे, गो फिश, रेड सॉक्स, डेबियन, ये सारे यूजर्स हैं हमारे. टप 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 डेटा जो वेब सर्वर चलाने के काम आता है, रूट, ठीक है, डीमन, गेम्स, मैन, मेल, एटसेट्रा एटसेट्रा. यू गेट द आइडिया. सो क्या ये फाइल मेरी var डब 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 HTML में पड़ी है? क्या ये फाइल यहाँ पड़ी है var डब 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 HTML? The answer is no, I'll tell you. It's straightforward as well. ये अलग डायरेक्टरी है भाई, ये स्लैश के अंदर var फोल्डर के अंदर डब 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 फोल्डर के अंदर HTML फोल्डर के अंदर है, तो वो तो नहीं है, वो तो स्लैश etc के अंदर है वो फाइल. ठीक है. अब एज अ सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर यू डोंट वांट एनीवन टू कम एंड एक्सेस any other file outside this directory. क्या बोला मैंने? इस डायरेक्टरी क्या आउटसाइड नहीं जाना चाहिए वो जो भी यूजर. हाँ, सरल भाषा में कुछ कह रहे थे अभिनव, वो कहते कहते रुक गए. ये कह रहा था सर कि ये जो वेब पेज है, वेब पेज जिस डायरेक्टरी में है, कोई यूजर अगर आ रहा है तो वो उस डायरेक्टरी से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और कोई फाइल या फोल्डर एक्सेस करना नहीं चाहिए जिसपे उसकी परमिशन नहीं है. तो ऐसी कोई भी फाइल जो सर्वर पे पड़ी हुई है, इसके अलावा इस फोल्डर के अंदर जो भी चीजें पड़ी हुई है जहाँ पे वेब सर्वर चल रहा है, इसके अंदर जो फाइल पड़ी हुई है वो तो वेबसाइट की फाइल्स होंगी, रेलेवेंट फाइल्स. इसके बाहर कोई भी फाइल एक्सेस ना कर पाए एक एंड यूजर. ठीक है. अगर वो कर पाता है, अगर वो कोई फाइल इंक्लूड कर पाता है किसी तरीके से, वो इस डायरेक्टरी के बाहर किसी फाइल को इंक्लूड करवा लेता है, दैट इज लोकल फाइल इंक्लूजन. दैट इज बेसिकली फाइल इंक्लूजन, यू कैन से दैट इज फाइल इंक्लूजन. वो किसी फाइल को इंक्लूड करवा पा रहा है, एक्सेस कर पा रहा है. ठीक है. Now we have to understand what you mean by local and remote. So this is your attacker. This is the target server. Okay. नीला कर दो टारगेट सर्वर को. अब लोकल और रिमोट जो है कोई स्टैंडर्ड चीज तो है नहीं. जो चीज मेरे लिए लोकल है जरूरी है कि वो आपके लिए भी लोकल हो? द आंसर इज नो. व्हाट इज लोकल टू मी? जो फाइल्स मेरे पास पड़ी है वो मेरी लोकल फाइल्स है. जो फाइल्स मेरे पास पड़ी है आपके लिए तो वो रिमोट फाइल्स हैं. आपके पास तो नहीं पड़ी, आपसे तो दूर है वो फाइल्स. जो फाइल्स आपके पास पड़ी हैं वो आपके लिए लोकल फाइल्स हैं, मेरे लिए रिमोट फाइल्स हैं. मेकिंग सेंस? तो यहाँ पे हम किसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं LFI RFI में? यहाँ पे हम टारगेट सर्वर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं. जो फाइल्स इस सर्वर पे पड़ी हुई हैं, जो भी फाइल इस सर्वर पे पड़ी हुई हैं, दीज आर योर लोकल फाइल्स. अगर मैं किसी तरीके से इन फाइल्स को एक्सेस कर लेता हूं तो इट इज गोइंग टू बी LFI, लोकल फाइल इंक्लूजन. ठीक है. और जो भी फाइल्स इस सर्वर पे नहीं पड़ी है, वॉट एवर इज नॉट ऑन दिस सर्वर, इसका मतलब इस सर्वर के बाहर कुछ भी हो सकता है. इस बाहर की दुनिया में कोई भी फाइल्स पड़ी हो, कहीं भी पड़ी हो ये, अगर मैं इस सर्वर के थ्रू इन फाइल्स को इंक्लूड करवा लेता हूं तो दैट इज गोइंग टू बी रिमोट फाइल इंक्लूजन, बिकॉज दीज फाइल्स आर रिमोट टू दिस सर्वर.
मेकिंग सेंस और नॉट मेकिंग सेंस? सर ये समझ नहीं आ रहा, जो इसके बियॉन्ड जाके जो सर्वर से आगे जाके फाइल्स रिमोटली जो दे रहे हैं, इसे कैसे कर पा रहे हैं? सिनेरियो को समझा रहे सिनेरियो क्या, प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे, सिनेरियो भी समझा देंगे, ठीक है ना। अभी बस ये कॉन्सेप्ट को समझो कि अगर जो फाइल मैं फेच कर रहा हूँ, जो मैं फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ वो सर्वर पे ही है, तो वो लोकल फाइल इंक्लूजन में जाएगा। अगर मैं ऐसी कोई फाइल फेच कर ले रहा हूँ जो सर्वर पे नहीं है, ठीक है, वो रिमोट फाइल इंक्लूजन जाएगा। तो ठीक है, दिस इज क्लियर। इनफैक्ट आई टेल यू कि भाई इसको फाइल इंक्लूजन भी क्यों बोलते हैं, टेक्निकली देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट एज वेल। सो सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल ओपन अप माय ब्राउजर एंड IP स्पेस ए, मेरा IP 139 बीबैप बीबक एंड लेट्स सर्च फॉर फाइल इंक्लूजन। ये रहा रिमोट एंड लोकल फाइल A7 के अंदर है, RFI/LFI। I click on it, set the difficulty to low, click on hack, and here I have something, ठीक है। मेथडोलॉजी बताई थी मैंने आपको, वेब एप्लीकेशन को पेन टेस्ट करते थे हम अप्रोच करने की, सबसे पहले उसको अप्रोच करो एज एन एंड यूजर। भूल जाओ कि तुम पेन टेस्टर हो या सिक्योरिटी असेसर हो, उसको बस एज ए एंड यूजर अप्रोच करो। एज ए एंड यूजर आप अप्रोच करते हो, आपको एक वेबसाइट मिलती है जिसका कुछ टाइटल है रिमोट फाइल इंक्लूजन, जो कि कुछ लेट से कुछ रैंडम मतलब है इसका, हालांकि हमें तो पता है कि वल्नरेबिलिटी है। कुछ भी टाइटल है एंड यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है सेलेक्ट अ लैंग्वेज, and this looks like a drop down menu to me. So what I'll do is I'll click on this. I see there are three options here. I click on English, I click on go. What happens? I see an output in English. I change this and I see that the language of the output has been changed. Then I again explore this. I click on go. I can see the language of the output is being changed based upon my decision for the choice of language. कोई डाउट? क्या ऑब्जर्व किया? एक ऑब्जर्वेशन तो मैंने दे दी कि लैंग्वेज चेंज हो रही है लैंग्वेज चेंज करने पे, क्या जी वाह। और क्या सर ऑब्जर्व किया? बेसिकली आप इनपुट डाल डाल रहे हो और आउटपुट आ रहा है आपको। इनपुट कहाँ डाला मैंने? इनपुट जैसे ये सिलेक्ट कर रहे हो ना आप, गो करके हाँ इंग्लिश लैंग्वेज हाँ। सिलेक्ट करके आप गो कर रहे हो, तो हम्म, ये सर्वर तक जा रहा होगा और सर्वर से वापस रिप्लाई आ रहा है कि मतलब इस लैंग्वेज में, थैंक यू फॉर विजिटिंग वेबसाइट ऐसे। थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन बी वेब, अरे वॉट एवर, टेक्स्ट डज नॉट मैटर टू अस। और क्या ऑब्जर्व किया? सर यूआरएल में चेंजेस, क्या लैंग चेंजेस चेक? इंग्लिश में वो इंग्लिश की पीएचपी वाली फाइल चल रही है, तो बाकी लैंग्वेज में अलग अलग फाइल चल रही है। वेरी नाइस, अलग अलग लैंग्वेज वाली फाइल चल रही है। सो अब यूआरएल को ऑब्जर्व करना ध्यान से। rlfi.php question mark language is equals to language underscore nl.php. I click on, let's say English, I click on go. Language is equals to lang underscore en.php. I click on another language, select lang underscore fr.php. Okay, let's try to take this URL here and let's try to understand it. इसका क्या अर्थ है URL का? मेजरली जिस चीज से हम कंसर्न है यहाँ पे, दैट इज टू बी प्रिसाइज दिस पार्ट। समझाओ क्या हो रहा है URL को देख के? तो जब लैंग्वेज, तो जो हमारी फाइल रन हो रही है वो आर एल एफ आई डॉट पी एच पी है,
फिर जो लैंग्वेज चेंज हो रही है उसके हिसाब से वो क्वेरी भेज रहा है कि भाई इंग्लिश डालेंगे तो फिर लैंग्वेज डॉट पीएल वाली फाइल रन होगी, कोई और लैंग्वेज डालेंगे तो वो उसकी फाइल रन होगी। एंड एक्शन जा रहा है सर गो, हम्म। एंड एक्शन इक्वल्स टू गो, जो आपने टैप करा है ना वो भी आउटपुट जा रहा है यूआरएल में। हाँ, एक्शन इक्वल्स टू गो, एक अनदर पैरामीटर, उसके अनदर वैल्यू। तो सबसे पहली चीज मेरे को यूआरएल को देख के समझ में आती है कि मेरे पास दो गेट बेस्ड पैरामीटर्स हैं, एक लैंग्वेज नाम से, एक एक्शन नाम से। ठीक है, उनकी कुछ वैल्यूज जा रही है। फिर मेरे को समझ में आता है कि इन दोनों में से एक डायनामिक पैरामीटर है, एक स्टैटिक पैरामीटर है। डायनामिक पैरामीटर मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज हो रही हो अलग अलग रिक्वेस्ट के साथ और आउटपुट चेंज हो रहा हो। और डायनेमिक पैरामीटर डायनेमिक हुआ जो चेंज होगा। स्टैटिक पैरामीटर क्या है? एक्शन इक्वल्स टू गो, एक स्टैटिक पैरामीटर है, उसकी एक स्टैटिक वैल्यू है, आप कुछ भी करते रहो उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है, ठीक है जी। तो डायनेमिक पैरामीटर्स आर ऑफ वेरी मच इंटरेस्ट टू अस। डायनेमिक पैरामीटर्स इंटरेस्टिंग क्यों है हमारे लिए? क्योंकि दीज पैरामीटर्स आर बीइंग इवेल्युएटेड बाय द सर्वर। मैंने इसे इवेल्युएटेड बाय द सर्वर मतलब कि पीछे बैकएंड में कुछ लॉजिक है, कोई लॉजिक है कि मैं इसमें कुछ डालता हूं तो सर्वर इसको इवेल्युएट करता है, प्रोसेस कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, एसेस कर रहा है, कुछ करता है और उसके अकॉर्डिंगली मेरे को आउटपुट देता है। ठीक है, तो पूरी हैकिंग है क्या? बस सर्वर को बुद्धू बना रहे हैं, एप्लीकेशन को बुद्धू बना रहे हैं, और कुछ नहीं है। कि भाई ये अच्छा तो कुछ कर रहा है, पहली बात तो इसीलिए हमारे को डायनेमिक पैरामीटर की इसलिए रिक्वायरमेंट है कि भाई पहले वो कुछ करे तो सही उसका, तब ना हम उससे कुछ बेवकूफी वाला काम करवाएंगे, तो कुछ करे तो सही। ठीक है ना, डम्बो की तरह बैठा हुआ है कि कुछ भी लाके देते रहो, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा इसका, तो कोई फायदा नहीं है। तो मेरे को समझ में आता है कि आर एल एफ आई डॉट पी एच पी बैकएंड पे करंटली एक फाइल है जो चल रही है, आर एल एफ आई डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क लैंग्वेज इक्वल्स टू, इसका मतलब है कि इस फाइल के अंदर आर एल एफ आई डॉट पी एच पी के अंदर, ठीक है, आर एल एफ आई डॉट पी एच पी के अंदर, इस फाइल के अंदर, oops, my bad, इस फाइल के अंदर एक वेरिएबल है दैट इज लैंग्वेज। एक लैंग्वेज नाम से एक वेरिएबल है आर एल एफ आई डॉट पी एच पी के अंदर। ठीक है, वेरिएबल है, इट वेरीज, इट वेरीज। तो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू वेरी हो रही है लैंग अंडर स्कोर एफ आर डॉट पी एच पी अंडर स्कोर ई एन अंडर स्कोर एन एल। और ये वैल्यू देख करके मुझे समझ में आ रहा है कि इट लुक्स लाइक अ फाइल में भी, वैल्यू देख करके लग रहा है, कॉमन सेंस हिट कर रही है, इट लुक्स लाइक अ फाइल। तो जी एक इस फाइल के अंदर एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू सेट हो रही है, वो वैल्यू है किसी फाइल की, एंड कुछ इवेल्युएशन होकर के मेरे पास आउटपुट चेंज हो जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ बार बार अलग अलग फाइल है, और फाइल के नाम से मेरे को लग रहा है कि शायद अलग अलग लैंग्वेजेस की फाइल है, मेरी एनएल वाली, शायद नीदरलैंड वाली लैंग्वेज वाली कोई फाइल है, जिसके अंदर शायद से दूसरी भाषा में कुछ लिखा हुआ होगा, मे बी, आई डोंट नो, मैं तो क्लाइंट साइड पे बैठा हूँ, मेरे को सर्वर का क्या पता। पूरी की पूरी वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग ये सारे गेस वर्क्स हैं। आपको डिडक्शंस निकालनी है, इन्फ्रेंसेस निकालनी है, ये रीजनेबल गेसिंग करनी है आपको कि क्लाइंट साइड पे बैठ करके सर्वर कैसे ऑपरेट कर रहा होगा, ये इमेजिन करना है। ठीक है ना, एंड इस चीज को आप ज्यादा बेटर तरीके से इमेजिन कर सकते हो अगर अगर आपको ये समझ में आ जाए कि बैकएंड पे काम होता कैसे है, जिसके लिए वेब डेवलपमेंट अगर आपको आ जाए। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा रहता अगर आप में से किसी का वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का बैकग्राउंड होता, तो आपको वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी ज्यादा अच्छे से समझ में आती। नहीं है तो कोई बात नहीं, बेयर मिनिमम जो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए काम करना है वो मैंने आपको बताया है कि बेयर मिनिमम आप उतना तो सेटअप करके देखो, थोड़ा बहुत आपको समझ में आए। तो मुझे समझ में आ रहा है कि मे बी देर इज दिस बिग फाइल आर एल एफ आई डॉट पी एच पी। इस फाइल के अंदर एक छोटा सा वेरिएबल है लैंग्वेज, जिसकी कोई वैल्यू सेट हो रही है। जब ये वैल्यू सेट होती है तो ये वाली फाइल इंक्लूड हो जाती है इस कोड के अंदर और रन हो जाती है ये वाली फाइल। जब ये वाली फाइल रन होती है तो मेरा आउटपुट अलग आता है। ठीक है, मेरा बस काम इतना सा है कि अगर ये एक फाइल को ही इंक्लूड करवा रहा है इस वेरिएबल में और रन करवा रहा है, अगर मैंने इसको
इन 3 फाइलों के बजाय किसी और फाइल का नाम देके देखा तो ये सर्वर क्या करेगा? क्या ये उसको भी ले आएगा? क्या ये उसको भी इंक्लूड कर देगा या नहीं करेगा? ठीक है, कुछ नहीं यार, खुराफाती दिमाग चाहिए। तो यहाँ पे इस फाइल की बजाय अगर मैं फाइल देता हूँ, मुझे पता है /etc/pass.wd, टाइपो हो गया, थोड़ा ठीक कर लो। दिख रहा है क्या किया मैंने? मार दूं एंटर? मार दिया एंटर। आउटपुट दिखा? ये देखा देखा सा लग रहा है आउटपुट। ये वही फाइल है जो आपने पहले दिखाई थी, लिनक्स में। ये हमारी pass.wd की फाइल है, ठीक है। अब सवाल मेरा ये है कि ये जो फाइल मैंने इंक्लूड करी है, ये काली लिनक्स की फाइल है या फिर ये बी बॉक्स की फाइल है? वीवॉक्स की सर। कैसे बता? हाँ सर, वीवॉक्स पे काम कर रहे हैं। लिनक्स की कैसे होगी? भाई हम तो काली लिनक्स पे बैठे हैं ना। हाँ सर, बट हम एक्सेस तो वी वेब पे कर रहे हैं ना, मतलब क्या बात कमांड। है, वेरी ये नाइस। हाँ वीवॉक्स। ठीक है, आंसर ठीक है, बी बॉक्स की फाइल है। दिस इज योर लोकल फाइल विच इज प्रेजेंट लोकली ऑन द टारगेट सर्वर। उस टारगेट सर्वर पे पड़ी हुई फाइल को हमने इंक्लूड करवा लिया, उस टारगेट सर्वर पे पड़ी हुई फाइल को हम देख पा रहे हैं, ठीक है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर होता है एलएफआई से। एलएफआई का इम्पैक्ट क्या है? एलएफआई के बहुत सारे इम्पैक्ट है। सबसे पहला तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, मैं ऐसी फाइलें देख पाऊंगा सर्वर पे जो मेरे को आइडियली विजिबल नहीं होनी चाहिए थी, बट अब देख पा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, देर इज अ वे बाय विच यू कैन चेन एलएफआई, मतलब एलएफआई को आप कुछ थोड़ा सा और चीजों के साथ जोड़ करके रिमोट कोड एग्जीक्यूशन बना दोगे। मतलब कि ये जो आपको सिंपल सी चीज दिख रही है एक फाइल को एक्सेस करने की, आप इसको सडनली कन्वर्ट करके कमांड एग्जीक्यूट कर दोगे टारगेट सिस्टम पे। अगर आपने कमांड एग्जीक्यूट कर दी टारगेट सिस्टम पे, इसका मतलब टारगेट सिस्टम को आप कंट्रोल कर सकते हो। उसको बोलेंगे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। तो देर आर टेक्निक्स फॉर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वाया एलएफआई। इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ी सी चेनिंग करनी पड़ती है। यू कैन चेन एलएफआई, लेट्स से फॉर एग्जांपल लॉग पॉइजनिंग विद एलएफआई, एलएफआई टू लॉग पॉइजनिंग टू आरसीई, ठीक है। देर आर मल्टीपल वेज, बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस ट्रेनिंग ऑब्वियसली। फंडामेंटल चीजों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। लगे हाथ ऐसा करते हैं, ऋषभ डॉट गेटबुक डॉट आयो। वेब एप्लीकेशन अटैक्स LFI. If you come here, you can go through these notes for better understanding. थोड़ा सा फोन साइज बढ़ाऊं या ठीक है फोन साइज? ठीक है जी। क्या है जी, कोई ऐसा कुछ है? जरूरी नहीं है आपको कि हमेशा कोई फाइल ऐसे डॉट एक्सटेंशन के साथ ही आती हुई दिखे, कि lang अंडरस्कोर en डॉट php दिखे। कई बार कॉमन सेंस भी लगानी है आपको, जैसे index डॉट php क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल टू अबाउट, तो मे बी अबाउट डॉट php बैकएंड में इंक्लूड कराने की कोशिश कर रहा है, मे बी रीजनेबल गैस ले रहे हैं। इंडेक्स डॉट php इज पुलिंग अबाउट डॉट php एंड शोइंग द कंटेंट आफ्टर मर्जिंग, ठीक है। इम्पैक्ट, LFI का इम्पैक्ट बता रहे हैं, ठीक है। सोर्स कोड डिस्क्लोजर, सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। एग्जाम्पल, वल्नरेबल कोड, हाउ डज द बैक एंड कोड लुक्स लाइक। अब हम थोड़ा सा डीप जा रहे हैं चीजों में। वल्नरेबिलिटी हमने देख ली, ऊपर ऊपर से हमने समझ लिया, हम डीप में जाने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा, कि बैक एंड पे कोड कोड कैसा दिखेगा। इस सेट ये PHP का कोड स्निपेट है छोटा सा, ठीक है। बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ नहीं है। एक पैरामीटर है लैंग्वेज, जो कि गेट बेस्ड पैरामीटर है, ठीक है। वो चेक कर रहा है इफ दिस पैरामीटर इज सेट, इफ देर इज सम वैल्यू टू दिस पैरामीटर, तो क्या करना है। इफ दिस इज ट्रू, व्हाट डू यू वांट टू डू। इसके अंदर आ जाओ, कहता है इंक्लूड करो
जो भी वैल्यू है उसको इंक्लूड करो, इंक्लूड फंक्शन को पास कर रहा है। ये जो इंक्लूड फंक्शन है ना, ये समस्या है, ये वल्नरेबल फंक्शन है। यहां से आ रहा है इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी का नाम, क्योंकि बैकएंड पे इंक्लूड फंक्शन यूज हो रहा है। अगर ऐसा कुछ वल्नरेबल फंक्शन यूटिलाइज करोगे तो समस्या में आ जाओगे। सी लैंग्वेज के अंदर ऐसे कुछ फंक्शंस हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट LFI, बट आई एम टॉकिंग अबाउट वल्नरेबल फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस जो ढंग से डिजाइन नहीं है, या फिर ऐसे फंक्शन जिनमें कुछ फीचर्स हैं, अगर आप चाहो तो उसको और सिक्योर कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट जनरली डेवलपर्स गलती कर देते हैं। अगर उन्होंने फंक्शन इस्तेमाल किया तो उन्होंने एक दो सिक्योरिटी चेक लगाने भूल गए, तो दिक्कत होगी। जैसे गेट्स हो गया, पुट्स हो गया, सी के अंदर फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। लिमिटलेस गेट्स करने लग जाएगा, मतलब कि आपको केवल 10 बाइट का डेटा चाहिए था, वो 20 बाइट भी ले आएगा डेटा, गेट्स फंक्शन। पुट्स पुट्स फंक्शन सी के अंदर, डेटा केवल आपको 10 बाइट का देना था उसको, उसने केवल 10 बाइट का डेटा लिखना था, आपने 20 बाइट का दिया, जाके 20 बाइट लिख आएगा। जरूरत से ज्यादा डेटा ले आएगा, जरूरत से ज्यादा डेटा दे आएगा, समस्या कर देगा। बफर ओवरफ्लो जैसी वनरेबिलिटीज होती हैं हमारी, एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट का पार्ट है। जस्ट ऐसे अभी क्लिक किया वनरेबल फंक्शन बोलते ही तो मैंने बता दिया। तो ये इंक्लूड फंक्शन की समस्या है। वैसा नहीं कि आप गेट्स पुट्स यूज नहीं कर सकते हो, बट आपको गेट्स पुट्स जनरली आपको अवॉइड करने रहेंगे, जनरली आपको इंक्लूड फंक्शन अवॉइड करना रहेगा जनरली। बट लेट से आपको कोई मजबूरी है, भगवान जाने कोई भी मजबूरी है, तो आपको फिर एडिशनल सैनिटाइजेशन लगानी पड़ेगी, एडिशनल चेक्स लगाने पड़ेंगे, ये मेक श्योर करने के लिए कि भाई फंक्शन के अंदर तो समस्या है, मेरे को एडिशनल सिक्योरिटी, एडिशनल लेयर लगानी पड़ेगी इसको ठीक करने के लिए, ठीक है। You can see here the language parameter is user controlled and not being sanitized. लैंग्वेज पैरामीटर यूजर कंट्रोल्ड है, जो कि आ रहा है यूआरएल से, एंड कोई सैनिटाइजेशन नहीं है। सैनिटाइजेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देयर आर अदर फंक्शंस एज वेल, पार्ट अपार्ट फ्रॉम इंक्लूड टू लोड फाइल्स। इंक्लूड फंक्शन का काम क्या है, किसी फाइल को लोड करेगा, इंक्लूड करेगा। तो जो इंक्लूड का मतलब है, टेक्निकली इट इज अबाउट लोडिंग अ फाइल, इट इज नॉट अबाउट कि वैर डब 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 डेटा के बाहर किसी फाइल को उठा लिया आपने। मैंने तब आपको समझाने के लिए समझाया था, बताया था। इंक्लूड फंक्शन किसी फाइल को लोड करने के काम आता है। जब भी आप किसी फाइल को लोड कर रहे हो, अब आप उसको वैर www.html के अंदर पड़ी हुई किसी फाइल को भी लोड कर सकते हो, उसके बाहर भी किसी फाइल को लोड कर सकते हो, किसी को भी लोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये और भी फंक्शन जैसे फॉर एग्जांपल इंक्लूड वंस, रिक्वायर वंस, फाइल गेट कंटेंट्स, लोडिंग ऑफ फाइल इन नोड, जैसे अलग अलग मैंने लैंग्वेजेस के अंदर कोड स्निपेट्स दे रखे हैं जो वल्नरेबिलिटीज इंट्रोड्यूस करने के काम आते हैं, मतलब जहां मुश्किल नहीं, जिसमें समस्या हो जाती है अगर आप ऐसा कुछ यूज करोगे तो। जैसे कि यहाँ पे रीड फाइल फंक्शन है, ठीक है, नोट जेएस का एग्जांपल। फिर मेरे पास यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग टेबल है, जो कि रेयरली मेरे को इंटरनेट पे देखने को मिलती है, रेयरली, जिसमें बताया गया है कि अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग फंक्शंस और उनकी पैरामीटर्स के, भाई रीड कंटेंट, एग्जीक्यूट, रिमोट यूआरएल, कि भाई ये जो फंक्शन है, लेट्स से इंक्लूड फंक्शन फॉर एग्जांपल पीएचपी का फंक्शन है, एंड इट कैन रीड कंटेंट। अगर आप इसको कुछ फाइल दोगे तो इट कैन रीड दैट फाइल, ठीक है, टिक लगा हुआ है। अगर आपने इसको कोई फाइल दी इंक्लूड फंक्शन को, तो क्या ये एग्जीक्यूट कर सकता है, तो इट कैन एग्जीक्यूट दैट फाइल एज वेल। अगर आपने, इसका मतलब ये है, इंक्लूड फंक्शन को कोई पीएचपी की फाइल पास कर दी तो उसको रन कर देगा। और यही तो कर रहा था। लैंग्वेज पैरामीटर को क्या कर रहे थे, लैंग अंडरस्कोर एनएल डॉट पीएचपी देते थे, वो फंक्शन लेता था और उसको रन कर देता था। उसको रन करने के बाद आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में आउटपुट दिखा रहा था। तो एग्जीक्यूशन की पावर है उसके पास, एंड साथ ही साथ है रिमोट यूआरएल, वो भी टिक लगा हुआ है। तो भैया सबसे बड़ा ब्लंडर करने वाला फंक्शन लग रहा है मेरे को ये, कि अगर तुमने इसको कोई ऐसी फाइल दी रिमोट यूआरएल से, कुछ इसको अपने फंक्शन को पास करा इंक्लूड ब्रैकेट के अंदर http://xyz कोई आईपी एड्रेस, उस पर पड़ी हुई कोई फाइल, ये उसको भी इंक्लूड कर देगा। तो इंक्लूड फंक्शन जो है केवल एलएफआई नहीं, आरएफआई भी करेगा। देखेंगे आरएफआई भी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट एलएफआई समझ में आया, एलएफआई में कोई समस्या है तो बताओ मेरे को, टेल मी। नहीं सर।
पक्की बात। हाँ जी सर, पक्की। तो ऐसे ऐसे मेरे पास अलग अलग फंक्शंस हैं, और अलग अलग फंक्शंस के अलग अलग एट्रीब्यूट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जावा में भी ऐसा होता है, इंक्लूड, इम्पोर्ट, डॉट नेट के अंदर होता है एट द रेट एच टी एम एल डॉट पार्शल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ पे कुछ पॉसिबल पैरामीटर्स हैं जहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हो। जब भी आप ऐसा कुछ देखते हो, लेट से कोई क्वेश्चन मार्क फाइल इक्वल्स टू, तो मे भी कोई फाइल के बारे में बात होने वाली है। जब भी आप ऐसी किसी पैरामीटर को ऐसा नाम पास होते हुए देखते हो जिसकी एक्सटेंशन भी आपको दिख रही है एबीसीडी डॉट जेपीजी, तो पक्का कोई जब इमेज फाइल जा रही है। इस फाइल की बजाय कोई और फाइल मंगवा के देखता हूँ इससे, कोई टेक्स्ट फाइल, कोई पीएचपी फाइल अगर जाती हुई आपको यूआरएल में दिख रही है, इसकी बजाय फाइल का नाम चेंज करके देखा। ये मैं आपको हंटिंग मेथडोलॉजी बता रहा हूँ कि हाउ यू आर गोइंग टू हंट। ठीक है ना। दे ऑल शेयर वन कॉमन थिंग, लोडिंग अ फाइल फ्रॉम अ स्पेसिफाइड पार्ट। ठीक है। बाईपासिस बाईपासिस कैसे कैसे होते हैं, अभी तो आपने खैर बेसिक चीज ही नहीं देखी है। तो जैसे अभी यहाँ पे तो डायरेक्टली मैंने फाइल का पाथ डाला तो इंक्लूड कर दिया, टॉप लेवल से इसने एब्सोल्यूट पाथ ले लिया। कई बार ये नहीं लेता, कई बार हमें क्या करना पड़ेगा, इसने लॉक कर रखा है कि ये इंक्लूड करेगा, लेकिन ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी से ही इंक्लूड करेगा। बैकएंड पे मान लो लॉजिक लिखा हुआ है कि स्लैश वैर जो भी यूजर से डेटा आएगा वो ये केवल और केवल स्लैश वैर डब 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 एचटीएमएल में ही देखेगा। ऐसा लॉक कर दिया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए डॉट डॉट स्लैश 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 करके डेटा मंगवा सकता हूँ। कि तू ऐसा कर, डायरेक्टरी पीछे जा पीछे जा पीछे जा पीछे जा पीछे जा पीछे जा पीछे जा। अब मुझे पता नहीं क्योंकि कितनी डायरेक्टरी पीछे जाना है, क्योंकि मैं तो ब्लाइंड हूँ सर्वर पे कितनी डायरेक्टरीज हैं करके। तो मैंने ब्लाइंडली बहुत सारे डायरेक्टरीज पीछे जाने को बोला उसको, फिर मैंने कहा फिर स्लैश एटीसी स्लैश पास डब्ल्यू में जाके फाइल लेकर के आ। यस सर। आई होप सो। यस सर। लिनक्स वाला बताया था ना आपने, डायरेक्टरी हाँ वाले। हाँ, फाइल पीछे जाने, डायरेक्टरी में ऊपर जाने के काम आता है डॉट डॉट स्लैश। तो सर बेसिकली आप ये कह रहे हो जो भी यूआरएल होगा उसे हमें ठीक से देखना है, और उसमें देखना है कि क्या क्या एग्जीक्यूशन का पार्ट है, फिर क्या फाइल है, या एक्सटेंशन फाइल जा रही है, जो भी चीज़ है इन्हें नोट डाउन करना है। बेसिकली इन पर फोकस करना है पहले। हाँ, इन पे फोकस करना, जैसे बिल्कुल एब्सोल्युटली फोकस करना है। तो दो तरीके से हंटिंग होती है आपकी। एक तो ये है कि जब आपको इस तरह के हिंट्स मिल रहे हैं, जैसे कि आपको एक्सटेंशंस मिल गई, ठीक है ना, यूआरएल में जाती हुई चीजें दिख गई आपको। हाँ, तो आपको रीजनेबल गेस मिल पाएगा कि अच्छा क्या यहाँ पे फाइल आ रही है, तो मैं कोई और फाइल करके देख लूँ। कई बार आपको ब्लाइंडली भी करना पड़ेगा। आपको बस पैरामीटर मिल रहा है, जैसे एंड एक्शन इक्वल टू गो। अब गो देख के कोई फाइल का नाम नहीं लग रहा, ठीक है ना, बट आपको टेस्टिंग करनी है। ठीक है ना। हालांकि राइट अवे हमें देख के लग नहीं रहा कि यहाँ पे मैं कोई फाइल इंक्लूड करवा सकता हूँ, लेकिन एज ए पेन टेस्टर आप इस पैरामीटर पे फाइल इंक्लूजन टेस्ट करोगे। एक पैरामीटर है ना, क्वेश्चन मार्क एक्शन इक्वल एंड एक्शन, मतलब एक और पैरामीटर है एक्शन, एक वेरिएबल है। आप इसके अंदर भी फाइल डाल के देखोगे कि इसमें भी फाइल आती है क्या। जब आप ब्लाइंडली टेस्टिंग करोगे, आप इसमें भी एक्सएसएस का पेलोड डाल के देखोगे। सबसे पहले तो आप रीजनेबल तरीके से अप्रोच करोगे कि जो मेरे को समझ में आ रही है चीजें, यहाँ पे एक्सएसएस हो सकता है, यहाँ पे एलएफआई हो सकता है, यहाँ पे आरएफआई लग रहा है, यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है। फिर एक पॉइंट के बाद चीजें ऑटोमेशन पे आ जाएंगी। आप बॉब सूट ले लोगे, उसमें आप ऑटोमेशन फायर कर दोगे, वो सारे सारे पैरामीटर पे सारे सारे पेलोड डाल के देखेगा। वही जो एक्शन लिखा हुआ है इस पे भी सब कुछ करेगा। यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन भी ट्राई करेगा, एक्सएसएस भी ट्राई करेगा, एलएफआई भी ट्राई करेगा, सब कुछ ट्राई करेगा। ठीक है। ब्रूट फोर्सिंग अप्रोच। भाई कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है? ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं, हाँ अभिनव। मजा आता है। हाँ। ऑल गुड। चलो ठीक है फिर। आई वुड कंक्लूड टुडे सेशन हेयर ओनली देन। ठीक है। दैट्स अ लॉट फॉर नाउ। इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे आगे। एलएफआई को आरएफआई देखेंगे, एलएफआई के बाद और आगे और वल्नरेबिलिटीज देखेंगे। ठीक है। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। कल मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।